Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की सेकंड बुक विस्टास का थर्ड चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं स्टूडेंट्स। सो टाइटल है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तिसानी दोसी। सो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि ये चैप्टर आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉचफुली एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बन सके। और एट लास्ट यदि आपको लगे कि आपको प्रॉपरली समझ आ गया है, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस चैप्टर पर बन गई है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। और स्टूडेंट्स कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स से वीडियो मेकर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट्स को फुल एनर्जी के साथ बनाते हैं और हमें पता लगता है कि आपको कहाँ डाउट है और कहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं द थर्ड चैप्टर टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स कि पृथ्वी के छोर की यात्रा। किसने लिखा इस चैप्टर को? तिसानी दोसी। ये स्टूडेंट्स एक राइटर है, एक लेखिका स्टूडेंट्स ये, ओके, फीमेल राइटर है ये। और स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी कंफ्यूजन का कारण यही होता है कि इसमें ज्योग्राफी की बहुत सारी ऐसी टर्म्स यूज़ की गई हैं जो कि आमतौर पर उनका मतलब हम नहीं जानते हैं। उसकी वजह से कई बार माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि चैप्टर किस प्रकार का है और किस प्रकार की वोकैबुलरी में यूज़ की गई है, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स डोंट वरी, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चैप्टर को डेफिनेटली आपको क्लियर करके समझा दूंगा पूरी तरह से। आपके लिए ये चैप्टर पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ओके, सिर्फ आपको फोकस करना है, इंटेंसली वॉचफुली एंड कॉन्शियसली इसको समझने की कोशिश करनी है स्टूडेंट्स, राइट। अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर का इंट्रोडक्शन, राइट। देखिए इन दिस ऐसे, इस ऐसे में द राइटर लेखिका डिस्क्राइब्स वर्णन करती है हर जर्नी अपनी यात्रा टू द अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका की जो यात्रा है लेखिका की, उस यात्रा का वर्णन करती है इस निबंध के माध्यम से लेखिका। कौन? तिसानी दोसी, राइट। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की मैं आपको ब्रीफिंग बता देता हूँ। इस चैप्टर में जो लेखिका है वो अंटार्कटिका की यात्रा करती है स्टूडेंट्स, और उसकी यात्रा करने का पर्पज यही है कि वो इस अर्थ प्लेनेट के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उसका हिस्ट्री वो जान सके, और राइट। अब इसमें डिस्कस करते हैं। दिस जर्नी वॉज ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। ये जो यात्रा है स्टूडेंट्स उस लेखिका की, वो एक हिस्सा है एक प्रोग्राम का, एक कार्यक्रम का, जिस कार्यक्रम को स्टूडेंट ऑन आइस कहा जाता है, यानी कि बर्फ़ पर विद्यार्थी। यानी कि जिस कार्यक्रम का हिस्सा ये लेखिका है, जिसके माध्यम से, जिसके साथ ये यात्रा कर रही है स्टूडेंट्स, उस कार्यक्रम का नाम क्या है? स्टूडेंट ऑन आइस, बर्फ़ पर विद्यार्थी। यानी कि इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि इसमें लेखिका और इस जो कार्यक्रम को, प्रोग्राम को जो हैंडल कर रहा है वो एक कैनेडियन जियोफ ग्रीन नाम का एक व्यक्ति है, वो कनाडा का है स्टूडेंट्स। तो उसके साथ लेखिका और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अंटार्कटिका की यात्रा करते हैं, राइट। और उस यात्रा में वो विद्यार्थियों को ये दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि हमारी जो अर्थ प्लेनेट है इसका पास्ट कैसा था और प्रेजेंट फ्यूचर, इसके कम्प्लीटली जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको इसके बारे में जानकारी देना चाहती है। तो अंटार्कटिका एक बेस्ट प्लेस है जहां हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो अर्थ ही प्लेनेट है इसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा और फ्यूचर कैसा होगा, ओके। तो इसलिए इसका टाइटल रखा गया स्टूडेंट ऑन आइस, बर्फ पर विद्यार्थी। इट एम्ड एट टीचिंग स्टूडेंट्स। इसका उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? टीचिंग, सिखाना स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण का जो संरक्षण होता है उसके महत्व के बारे में उनको सिखाना। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या हो स्टूडेंट्स कि पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, कैसे प्रिजर्विंग किया जा सकता है उसको। तो ये इसके इंपॉर्टेंस को सिखाना ही इस कार्यक्रम का पर्पज है, इस यात्रा का पर्पज है, ओके। द राइटर सेज, लेखिका कहती है दैट कि मैन हैज़ डिप्लेटेड, यानी कि मनुष्य ने नष्ट कर दिया, विनाश कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का, एंड हैज़ पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट, और जो पर्यावरण उसको प्रदूषित कर दिया है। लेखिका कहने का मतलब ये है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक जो संसाधन है जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, बेहतर लाइफ बनाने के लिए, तो उनका यूज़ करते हुए हमने बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट कर दिया स्टूडेंट्स, काफ़ी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया है और इन नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने बर्बाद कर दिया है, डिप्लीटेड कर दिया, नष्ट कर दिया है। इट हैज़ रिजल्टेड, जिसका परिणाम ये आ चुका है इन ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, यानी कि भूगर्भ का जो टेम्परेचर स्टूडेंट्स वो बढ़ गया है। दिस विल हैव सीरियस इफेक्ट्स,
अफेक्ट होता है स्टूडेंट्स वर्ब, जिसका मतलब प्रभाव होता है, लेकिन इफेक्ट जो होता है ये नाउन है, इसका मतलब होता है परिणाम। यानी कि दिस विल हैव सीरियस इफेक्ट्स, इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। यानी कि यदि एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है तो इसका सीधा डायरेक्टली जो अफेक्ट है किस चीज़ पर हो रहा है, वो अफेक्ट स्टूडेंट्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी नष्ट हो रही हैं, और जो ग्लोबल टेम्परेचर स्टूडेंट्स वो भी राइज हो रहा है, राइट। द अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस, अंटार्कटिका एक सबसे अच्छा स्थान है टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, द पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द अर्थ। यानी कि पृथ्वी का यदि हम भविष्य जानना चाहते हैं, उसके वर्तमान में हम जी रहे हैं उसको जानना चाहते हैं, उसके अतीत को जानना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका से बढ़िया जगह कोई भी नहीं है पृथ्वी की हिस्ट्री को जानने के लिए, राइट। इसलिए लेखिका उस कार्यक्रम के माध्यम से अंटार्कटिका की यात्रा करती है, वो जानना चाहती है इस पृथ्वी, इस प्लेनेट के बारे में, इसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में वो जानना चाहती है, और विद्यार्थियों को वो अवेयर करना चाहती है अपने प्लेनेट को कैसे सेव करें, कैसे पोल्यूशन को रोकें, और राइट स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अभी देखिएगा मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। सो स्टूडेंट, स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट, उसका मैंने फर्स्ट टाइटल निकाला, द राइटर डिस्क्राइब्स हर जर्नी। लेखिका अपनी यात्रा का वर्णन करती है, और इस प्रोग्राम का नाम क्या है जिसके माध्यम से हो जा रही है, स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि बर्फ पर विद्यार्थी। ये आपको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट्स हैं। तो लेखिका की जो जर्नी है उसका वर्णन करती है, वो कैसे देखिएगा, टू अंटार्कटिका फ्रॉम मद्रास, मद्रास से वो अंटार्कटिका की यात्रा करना चाहती है। क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, यानी कि वहाँ से मद्रास से लेकर अंटार्कटिका पहुँचने तक उसको क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा, 9 टाइम जोन्स, यानी कि 9 समय जोनों, 6 चेक पॉइंट, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्र, 3 इकोस्फीयर, यानी कि 3 जैव मंडल पार करने होंगे। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स की जो लेखिका है वो मद्रास से अपनी यात्रा शुरू करती है, उसको अंटार्कटिका पहुँचना है, तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए 9 समय जोनों, 6 चेक पॉइंट्स, 3 समुद्र और 3 जैव मंडल उसको पार करने स्टूडेंट्स। ट्रेवल्ड फॉर ओवर 100 आवर्स, और मद्रास से अंटार्कटिका पहुंचने तक की जो यात्रा है स्टूडेंट्स, उसमें 100 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त उस लेखिका को लगा। सी वॉज फिल्ड विद वंडर, यानी कि लेखिका जब अंटार्कटिका पहुंच जाती है स्टूडेंट्स तो वो काफ़ी वंडर हो जाती है, फील्ड विद वंडर, हैरानी से भर जाती है। इमेंसिटी एंड आइसोलेशन, यानी कि अंटार्कटिका की जो अनंतता है, विशालता है, उसको देखकर, आइसोलेशन, उसकी जो स्टूडेंट्स यू कैन से दैट अकेलापन है, एकांतता जो है वहाँ की, उसको देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। एज वेल एज और तो और द फैक्ट्स व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, और तो और वो इस तथ्य को जानकर भी काफ़ी हैरान हो जाती है कि जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूमि का हिस्सा हुआ करते थे। यानी कि जब लेखिका को पता चलता है कि बहुत समय पहले भारत और अंटार्कटिका एक ही भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे, और वो अंटार्कटिका की जो इमेंसिटी है, उसकी जो अनंतता है, उसकी विशालता है, उसका जो आइसोलेशन, उसकी जो स्टूडेंट से अकेलापन, एकांतता है, उसको देखकर वो काफ़ी हैरान होती है, और इस बात को भी जानकर काफ़ी हैरान होती है, इस फैक्ट को जानकर काफ़ी हैरान होती है कि भारत और अंटार्कटिका कभी एक ही भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे। और राइट स्टूडेंट्स, तो स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट का जो हेडिंग था उसके अंडर में ये लाइन मैंने आपको समझाई, इसको ध्यान से समझना, राइट। देखिए स्टोरी का नेक्स्ट टाइटल, अबाउट द प्रेजेंट अंटार्कटिका, यानी कि वर्तमान अंटार्कटिका के बारे में हम पढ़ते हैं। अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 650 मिलियन वर्ष पहले स्टूडेंट्स, लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले, जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, यानी कि एक विशाल महाद्वीप गोंडवाना हुआ करता था। ये एक महाद्वीप का नाम है स्टूडेंट्स, गोंडवाना, राइट। 650 मिलियन वर्ष पहले जो एक बहुत ही विशाल जो कॉन्टिनेंट था स्टूडेंट्स, महाद्वीप था, वो कौन सा, गोंडवाना, वो हुआ करता था, उसका एग्जिस्टेंस था, ऐसा माना गया है। इट वॉज सेंटर्ड अराउंड द प्रेजेंट अंटार्कटिका, ये कहाँ पर स्थित होता था, यानी कि जो आज का जो वर्तमान का जो अंटार्कटिका स्टूडेंट्स, ये उसी के अराउंड आसपास केंद्रित था, ऐसा माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, नो ह्यूमन बींग्स एट दैट टाइम, उस समय पर मानव धरती पर नहीं आया था। क्लाइमेट मच वार्मर, जलवायु बहुत अधिक गर्म होती थी। अबाउट 500 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 500 मिलियन वर्ष पहले मानव जमीन पर नहीं था, इस ग्रह पर मानव का कोई नामो निशान नहीं था, और जलवायु बहुत अधिक गर्म हुआ करती थी, मच वार्मर। डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट का मतलब होता है सफाया हो जाना। डायनासोर्स जो थे स्टूडेंट्स वो समाप्त हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, वाइप्ड आउट, उनका सफाया हो गया था, यू कैन से दैट एक्सटिंक्ट पॉइंट पर आ गए थे, वो विलुप्त होने के कगार पर थे। ओके, या आप ये मान सकते हो कि पूरी तरह से विलुप्त ही हो गए थे वो। कब का टाइम बोला स्टूडेंट्स, ये 500 मिलियन वर्ष पहले की बात कही जा रही है, जब डायनासोर विलुप्त होने के कगार पर थे या फिर विलुप्त ही हो गए थे, मैक्सिमम आप ये मान सकते हो। द एज ऑफ मैमल्स गोट अंडरवे, और मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, और स्तनधारियों का युग टाइम स्टार्ट होने वाला था। द लैंड मास सेपरेटेड इनटू कॉन्टिनेंट्स,
यानी कि जो भूमि का टुकड़ा था, जो अंटार्कटिका स्टूडेंट्स, वो सेपरेटेड बट गया था इनटू कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों में। और उसी समय स्टूडेंट्स क्या हुआ, जब डायनासोर जो है विलुप्त हो गए थे, 500 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर विलुप्त हो गए थे और मनुष्य जो है ज़मीन पर नहीं था, जलवायु बहुत अधिक गर्म हो गई थी। और जब मैमल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्तनधारी, जब मैमल्स का युग शुरू हुआ, स्तनधारियों का युग शुरू हुआ, तो स्टूडेंट्स तब क्या हुआ कि जो वो अंटार्कटिका जो लैंड मास था, जो भूमि का टुकड़ा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, यानी कि महाद्वीपों में उसके टुकड़े हो गए। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, पीपल विजिट अंटार्कटिका फॉर वॉट, लोग अंटार्कटिका की यात्रा करते हैं, फॉर वॉट किस लिए करते हैं, क्या पर्पज है, टू नो द अर्थ्स पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि पीपल जो है यात्रा करते हैं अंटार्कटिका की जानने के लिए पृथ्वी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्डिलेयन फोल्ड्स, और कॉर्डिलेयन जो फोल्ड्स स्टूडेंट्स, जो सतहें हैं, जो परतें हैं, उनके महत्व को जानने के लिए। बिग चंक्स का मतलब होता है टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, ऑफ लैंड मास भूमि के, सेपरेटेड फ्रॉम इट, यानी कि इट का किसके लिए यूज किया स्टूडेंट्स, अंटार्कटिका के लिए, यानी कि अंटार्कटिका से बड़े बड़े भूमि के टुकड़े जो सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स उनके बन गए थे, महाद्वीपों में वो टूट गया था। फॉर्म द कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे, जो कि आज के महाद्वीप हैं, यानी कि जो आज के जो महाद्वीप है स्टूडेंट्स, उन महाद्वीपों का निर्माण कब हुआ था, जब अंटार्कटिका के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर वो महाद्वीपों में बदल गए थे और आज के जो महाद्वीप है वो बन गए थे, उनका निर्माण हुआ था। इंडिया गॉट सेपरेटेड, और भारत भी अलग हो गया था स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें कहा ना कि लेखिका बड़ी काफ़ी वंडर फील करती है कि जब उसको पता लगता है कि जो इंडिया है वो अंटार्कटिका का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इंडिया गॉट सेपरेटेड, भारत भी उससे अलग हो गया, उसका भूभाग जो है अलग हो गया। जैम्ड अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ एशिया, और वह शेष जो एशिया का भाग था उसके साथ जा मिला, जैम्ड का मतलब होता है जॉइंट हो जाना, उससे जा मिलना। फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय स्टूडेंट्स, हिमालय निर्माण कब हुआ, जब अंटार्कटिक जो एक कॉन्टिनेंट स्टूडेंट्स, अंटार्कटिक जो एक लैंड मास भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा, वो जब छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूट गया, बदल गया, तो इंडिया भी उससे सेपरेट हो गया, और जो इंडिया है स्टूडेंट्स, भारत जो है वो शेष एशिया का जो भाग था उससे जाकर मिल गया, तो उसी टाइम के दौरान, उसी समय हिमालय का भी निर्माण हुआ था। ऑलराइट, इंडिया ज्वाइनिंग द एशिया अगेन, दोबारा से जो भारत है उसने पुनः एशिया को ज्वाइन कर लिया, एशिया से वो जा मिला। ऑलराइट, यानी कि जब भारत उससे अलग हुआ स्टूडेंट्स अंटार्कटिका से, तो हिमालय का निर्माण हुआ, तो पुनः दोबारा से जो एशिया के साथ भारत जो है मिल गया था। एस ए का मतलब स्टूडेंट्स साउथ अमेरिका, ब्रोक अवे अडॉइन, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जे साइलेंट है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि डी के साथ जी या जे हो तो स्टूडेंट्स डी साइलेंट होता है, जैसे अजंक्ट होता है, जैसे एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट है, यहाँ जे साइलेंट है, डी हम इसकी साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, तो इसको हम किस प्रकार प्रोनाउंस करेंगे, अडॉइंट, राइट। तो साउथ अमेरिका ब्रोक अवे अडॉइंट द नॉर्थ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका खिसकता रहा उत्तरी अमेरिका से मिलने के लिए। टू क्रिएट अ कोल्ड करंट अराउंड द साउथ पोल, यानी कि क्रिएट की, उत्पन्न की, कोल्ड करंट ठंडी धारा, अराउंड द साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव के इर्द गिर्द ठंडी जो धारा थी उसका निर्माण किया, किसने किया स्टूडेंट्स, ये जो दक्षिण जो अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिलने के लिए जो खिसकता रहा, इसी की वजह से जो दक्षिणी ध्रुव स्टूडेंट्स उसके अराउंड आसपास एक ठंडी जो धारा उसका निर्माण हुआ। ओपन द ड्रैक पैसेज, यानी कि उसका निर्माण किसके लिए हुआ, ड्रैक पैसेज, यानी कि जो ड्रैक जो मार्ग है उसको खोलने के लिए, विच कीप्स कोल्ड एंड बैरन ऑफ अंटार्कटिका, जिसने अंटार्कटिका को काफ़ी ठंडा और सुनसान बनाए रखा। जब दक्षिण अमेरिका खिसक कर नॉर्थ अमेरिका से, उत्तर अमेरिका से मिल रहा था, तो उसी समय क्या हुआ कि एक बहुत ही अधिक ठंडी धारा का निर्माण हुआ, जो कि दक्षिण ध्रुव के इर्द गिर्द एक बहुत ठंडी धारा का निर्माण हुआ। और वो धारा का जो निर्माण उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने ड्रैक मार्ग को खोल दिया, अंटार्कटिका को काफ़ी ठंडा और सुनसान बनाए इसने रखा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, देर आर नो नाइट्स एंड डेज, अंटार्कटिका में हमारे यहाँ की तरह दिन और रात नहीं होते। साइलेंस एवरीवेयर, हर जगह वहाँ शांति होती है। विच इज़ ब्रोकन ओनली, जो शांति केवल तभी भंग होती है। काविंग, यहाँ एल साइलेंट होता है स्टूडेंट्स। काविंग आइस सीट्स, जब बर्फ़ की सीटें, बर्फ़ की परतें मेल्ट होती हैं, टूटती हैं, तो अंटार्कटिका में केवल तभी शांति भंग होती है, नहीं तो अंटार्कटिका में पूरी तरह से एवरीवेयर काफ़ी साइलेंस है और वहाँ दिन रात भी नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा स्टोरी का नेक्स्ट पॉइंट, द पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानवीय सभ्यता की अवधि, जस्ट फॉर 12,000 ईयर्स, यानी कि केवल 12,000 वर्ष पूर्व मानव सभ्यता की अवधि मानी जाती है स्टूडेंट्स। 12,000 वर्ष से पहले मानव सभ्यता नहीं थी, मानव सभ्यता को सिर्फ 12,000 वर्ष ही हुए हैं।
स्मॉल पीरियड एज कम्पेयर द लाइफ ऑफ दिस प्लेनेट, यानी कि बहुत ही छोटा पीरियड है। एज कम्पेयर, यदि कंपेयर किया जाए द लाइफ ऑफ दिस प्लेनेट, यानी कि इस प्लेनेट की लाइफ से, इस प्लेनेट के एग्जिस्टेंस से जब ये प्लेनेट बना उसके साथ यदि हम मानव सभ्यता की अवधि को कंपेयर करें तो बहुत छोटी अवधि है मानव सभ्यता की, यदि हम कंपेयर करें तो इस प्लेनेट की अवधि से। प्रोग्रेस्ड ए लॉट, इतनी कम अवधि में मानव ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। दिस प्रोग्रेस हैज़ लेड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और मनुष्य ने ये प्रोग्रेस कर तो ली है स्टूडेंट्स, लेकिन इस प्रोग्रेस की वजह से काफ़ी पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ गया है। क्लाइमेटिक चेंजिंग, यानी कि बहुत अधिक जलवायु परिवर्तन हुए हैं। ग्लोबल टेम्परेचर इज़ राइजिंग, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, और भूगर्भ का जो टेम्परेचर स्टूडेंट जो तापमान है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स मीन्स यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उनको जलाया जाता है तो उससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द अर्थ, यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने से पृथ्वी के चारों तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक ब्लैंकेट, एक चादर जो उसका निर्माण हो रहा है। टेम्परेचर इज राइजिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भूगर्भ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। हाउ द ग्लोबल वार्मिंग विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन द अर्थ, यानी कि भूगर्भ का जो टेम्परेचर स्टूडेंट्स वो किस प्रकार से हमारी पृथ्वी को प्रभावित करेगा, ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो अब ये मान सकते हो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट बन गया अपनी अर्थ के चारों तरफ, जो कि हम फॉसल फ्यूल, जो कि हम जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं, जीवाश्म ईंधन के जलाने से जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस जो अफेक्ट है उससे ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो काफ़ी प्रभावित होगी। लेकिन किस तरह से प्रभावित होगी ये कोई नहीं जानता, राइट। नो वन नोज और सेज, इस बात को कोई नहीं जानता, कोई इस बात को श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि हमारी जो पृथ्वी है वो ग्लोबल वार्मिंग से, भूगर्भ के टेम्परेचर के बढ़ने से किस प्रकार से प्रभावित होगी। दिस इफेक्ट कैन बी स्टडीड इन अंटार्कटिका, इस प्रभाव को स्टूडेंट्स हम अंटार्कटिका में अध्ययन कर सकते हैं इस प्रभाव का। यानी कि दिस इफेक्ट कैन बी स्टडीड, यह प्रभाव जो कि हमारी पृथ्वी पर होगा इसका अध्ययन किया जा सकता है इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में। इट हैज़ नॉट बीन स्पॉइल्ड बाई मैन, क्योंकि अंटार्कटिका जो है मनुष्य के द्वारा प्रदूषित नहीं किया गया है। वेरी एंसेंट कार्बन रिकॉर्ड्स इन द कोर्स ऑफ इट्स आइस, और अंटार्कटिका की जो बर्फ़ की आइस की जो कोर्स पड़ते हैं उनमें बहुत पुराने एंसेंट कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, राइट। सो वी कैन स्टडी द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ एट अंटार्कटिका, इसलिए हम अंटार्कटिका में यात्रा करके, अंटार्कटिका का अध्ययन करके हम पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि अंटार्कटिका में हम पहुंचकर, अंटार्कटिका की यात्रा करके हम अपने अर्थ प्लेनेट, ये जो पृथ्वी है, इसके भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन कर सकते हैं, राइट। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को 2 और 3 टाइम वॉच कर सकते हो ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्टोरी। द राइटर वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोग्राम टू स्टडी, क्यों कर रही है वो इस प्रकार का कार्य, टू स्टडी द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का अध्ययन करने के लिए लेखिका जो है स्टूडेंट्स बर्फ पर विद्यार्थी नाम का जो कार्यक्रम है उस पर कार्य कर रही थी, राइट। टू लर्न अबाउट द अर्थ हिस्ट्री, यानी कि पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए अंटार्कटिका का अध्ययन क्यों कर रही है लेखिका, टू लर्न अबाउट द अर्थ हिस्ट्री, यानी कि पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए, पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए लेखिका क्या कर रही है, अंटार्कटिका का अध्ययन किसके माध्यम से कर रही है, एक कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है बर्फ पर विद्यार्थी। ओके, आपको समझ आ रहा है, गुड। इट हैड बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स, और इस कार्यक्रम को चलते हुए लगभग 6 वर्ष हो गए, यानी कि 6 साल से ये जो कार्यक्रम है स्टूडेंट ऑन आइस ये प्रभावी है। कैनेडियन नेम्ड जियोफ ग्रीन, और इसका संचालन कौन कर रहा है, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, कनाडा का एक व्यक्ति जिसका नाम जियोफ ग्रीन है। ही ऑफर्ड स्टूडेंट्स ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू नो मोर अबाउट द अर्थ, यानी कि कैनेडियन जियोफ ग्रीन ने स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को जीवन परिवर्तित करने वाला एक्सपीरियंस ऑफर किया, सिखाया है, टू नो, जानने के लिए, मोर अबाउट द अर्थ, यानी कि जियोफ ग्रीन ने पृथ्वी के बारे में अधिक जानने के लिए विद्यार्थियों को जीवन परिवर्तित कर देने वाला एक्सपीरियंस दिया है, उनको सिखाया है, ऑलराइट। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल, यानी कि ये जो कार्यक्रम था स्टूडेंट्स ये बहुत ही सफल रहा। दे सो द ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, यानी कि उन्होंने वहाँ पहुँचकर ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ की जो नदियाँ थी, हिम नद जो थी स्टूडेंट्स, उनको घटते हुए देखा है।
आई सेल्स कोलेप्सिंग, आई सेल्स बर्फ़ की जो सीटें हैं, बर्फ़ की जो परतें हैं, वैसे सेल्फ होता है अलमारी, सेल्फ होता है अलमारियाँ, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है आई सीट्स, आप इसको बोल सकते हो। बर्फ़ की जो सीटें हैं, बर्फ़ की जो परतें हैं, कोलेप्सिंग, उनको ढहते हुए देखा है, और जो ग्लेशियर स्टूडेंट्स उनको घटते हुए देखा है, पीछे हटते हुए देखा है। वहाँ जब वो पहुँचते हैं स्टूडेंट्स और लेखिका और उसके उनको ऑपरेट करने वाला उस कार्यक्रम को जियोफ ग्रीन, तो वो अपनी आंखों से इस दृश्य को देखते हैं कि किस प्रकार से ग्लेशियर जो वहाँ मेल्ट होते हैं, किस प्रकार से आइस शीट्स कोलैप्स होती हैं, राइट। दे रियलाइज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, तब उनको महसूस हुआ कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि जो भूगर्भ का जो तापमान जो बढ़ रहा है, वो वास्तव में एक धमकी है, वास्तव में एक चेतावनी है, वास्तव में एक खतरा है। जब उन्होंने अंटार्कटिका पर देखा स्टूडेंट्स कि वहाँ किस प्रकार से ग्लेशियर जो है रिट्रीट हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, किस प्रकार से आइस सेल्स कोलैप्स हो रही हैं, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में जो हमारे अर्थ प्लेनेट के ऊपर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसका प्रभाव यहाँ अंटार्कटिका में दिखता है। ये एक एक्चुअल में जो ग्लोबल वार्मिंग जो है एक्चुअल में एक खतरा बना हुआ है, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रेपरकशन। देखिएगा ये रैप ERARORIR का साउंड ए का बनता है, तो रेपरकशंस, रेपरकशंस का मतलब होता है रिएक्शंस। अगर आप सिंपल इंग्लिश की बात करो तो रेपरकशंस का मतलब होता है रिएक्शंस, आप बोल सकते हो प्रतिक्रियाएं, यानी कि किस प्रकार छोटे छोटे एनवायरनमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर छोटे छोटे बदलाव किस प्रकार से एक बड़ी जैव प्रतिक्रिया का निर्माण करते हैं, बड़ी जैव प्रतिक्रिया को पैदा करते हैं, ये इसमें बोला गया स्टूडेंट्स। रिएक्शंस का मतलब होता है प्रतिक्रियाएं, तो क्या मतलब हुआ इस हेडिंग का कि पर्यावरण के अंदर किस प्रकार से छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे परिवर्तन कैन हैव बिग रेपरकशंस, बड़ी बड़ी जैव प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करते, पैदा करते हैं। द राइटर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, राइटर जो है, लेखिका जो है स्टूडेंट्स, वो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ये समझाने के लिए कि हमारे वातावरण के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे पर्यावरण के अंदर छोटी छोटे जो परिवर्तन होते हैं, जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उनसे कितनी बड़ी बड़ी जैव प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए लेखिका फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल लेती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वो एग्जाम्पल लेती है। ग्रासेस ऑफ द सी नॉरिश द एंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन, यानी कि वो समुद्र की घास जो एंटायर संपूर्ण दक्षिण महासागर की भोजन श्रृंखला का पालन पोषण करती है, भरण पोषण करती है। दे एसिमुलेट कार्बन, यानी कि इसमें क्या कहा गया स्टूडेंट्स कि जो घास है स्टूडेंट, जो समुद्र की जो घास है वो क्या करती है, वो संपूर्ण जो दक्षिण महासागर है, ओशन है, उसकी भोजन श्रृंखला का भरण पोषण करती है। दे एसिमुलेट कार्बन, वे कार्बन को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। एंड SOC, S का मतलब स्टूडेंट सिंथेसिस, O का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ ऑर्गेनिक, और C का मतलब कंपाउंड्स, थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो ऑर्गेनिक है स्टूडेंट्स वो यौगिक बनाने का कार्य करते हैं, और वे कार्बन को असिमुलेट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और जो समुद्र की घासें हैं स्टूडेंट्स, वो संपूर्ण दक्षिण जो महासागर है उसकी भोजन श्रृंखला का भरण पोषण करती है। ओके, तो ये प्रकाश संश्लेषण की अगर प्रक्रिया बाधित हो जाए तो भोजन श्रृंखला पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब वो अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन को वो डाइजेस्ट करते हैं, राइट, और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेश होता है, शुद्ध बनता है, और उसका पोल्यूशन कम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। यदि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है यदि ये बाधित हो जाए, हैम्पर हो जाए, तो बहुत नुकसान हो सकता है, ओजोन परत को भी, ओजोन लेयर को नुकसान हो सकता है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि यदि अर्थ पर पोल्यूशन बढ़ेगा, एनवायरनमेंट पलूट हो जाएगा पूरी तरह से, तो ओजोन लेयर पर भी इसका बहुत बुरा असर होगा। ओजोन लेयर है जो वो ख़त्म होने के कगार पर हो जाएगी, यानी कि उसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा उस लेयर का, और उस लेयर का नुकसान होने की वजह से जो भोजन श्रृंखला है उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और भोजन श्रृंखला पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो बाधित हो जाएगी। उसके बाधित होने से नुकसान ही नुकसान होना है, पूरा सिस्टम जो है एक नेचुरल सिस्टम स्टूडेंट्स वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। तो देखिए इसमें एनी फर्दर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत का, वैज्ञानिकों का ये मानना है यदि ओजोन लेयर का और अधिक अतिरिक्त, फर्दर क्या होता है, अतिरिक्त डिप्लीशन, विनाश हुआ, तो विल हैम्पर द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो गतिविधियां हैं वो हैम्पर हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स कि यदि पोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता गया, ओके, तो क्या होगा, ओजोन लेयर जो है उसका डिप्लीशन होगा, विनाश हो जाएगा। और ये वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, वार्न किया है कि यदि फर्दर डिप्लीशन हुआ, अतिरिक्त जो नुकसान हुआ ओजोन लेयर का, जितना अब हो चुका है इससे ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोसेस, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, जो गतिविधियां हैं वो हैम्पर हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी, राइट। उससे क्या होगा फिर, बाधित होने से
द एंटायर फूड चेन विल कोलैप्स, जो संपूर्ण भोजन जो श्रृंखला है वो नष्ट हो जाएगी। राइट, भोजन श्रृंखला नष्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन को असिमुलेट करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और कार्बन ज़्यादा बढ़ जाएगी। द राइटर, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, द राइटर हैड अ नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि लेखिका के पास अंटार्कटिका में जो उसने समय बिताया उसके बहुत सारे डिफरेंट अनुभव उसके वहाँ से जुड़े हुए हैं। ओके, इन द अंटार्कटिका में हर शिप गॉट वेज्ड इनटू अ थिक स्ट्रेच ऑफ आइस, यानी कि वंस एक बार उसका जहाज गॉट वेज्ड फंस गया था इनटू अ थिक स्ट्रेच ऑफ आइस, बर्फ़ की परत का जो मोटा फैलाव था, जो मोटी बर्फ़ की परत थी स्टूडेंट्स, उसके अंदर जहाज फंस गया था उनका। ऑल द 52 पैसेंजर्स, यानी कि उस यात्रा में कितने व्यक्ति शामिल थे, कितने यात्री थे, 52 पैसेंजर्स थे, तो वो सभी के सभी, तो जो कैनेडियन जो जियोफ ग्रीन था स्टूडेंट्स, जो कि उसको ऑपरेट कर रहा था, जो उस जहाज़ का पायलट कह सकते हो आप, उस पूरे कार्यक्रम का जो संचालन कर रहा था, वो उसने कहा कि अब जहाज़ जो है, जो थिक स्ट्रेच ऑफ आइस वहाँ फंस गया है, तो उसने सभी के सभी पैसेंजर्स को बर्फ़ पर चलने के लिए कहा नीचे उतर के। ऑल द 52 पैसेंजर्स वॉकड, यानी कि सभी के सभी 52 जो यात्री थे वॉकड चले ऑन द वाइट सीट ऑफ आइस ऑन द ओशन, यानी कि सागर की सफ़ेद बर्फ़ की चादर पर वो चले। 1 मीटर थिक आइस पैक, और उनके पैरों के नीचे स्टूडेंट्स 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत जिस पर वो चल रहे थे। 180 मीटर्स ऑफ सॉल्ट वाटर, और उस 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत के नीचे 180 मीटर गहरा सांस लेता हुआ नमकीन पानी था। सील सीटिंग इन द सन, और उन्होंने देखा कि जो सील मछलियाँ थी वो धूप लगा रही थी, धूप सेक रही थी। दे लुक्ड लाइक द स्ट्रे डॉग्स, और वो जो सील मछलियाँ थी स्टूडेंट्स वो कैसी दिख रही थी, जैसे कि गांव में बरगद के पेड़ के नीचे स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते होते बैठे होते हैं, उसी प्रकार से उन स्ट्रे डॉग्स की तरह वो सील मछलियाँ वहाँ धूप लगा रही थी, उन्होंने देखा। हर जर्नी टू अंटार्कटिका वॉज वेरी रिवॉर्डिंग, अंटार्कटिका की जो यात्रा थी लेखिका की वो बहुत अधिक यानी कि रिवॉर्डिंग उसके इसलिए साबित हुई, बहुत अधिक उसको खुशी प्रदान करने वाली वो साबित हुई, उसने बहुत अच्छा महसूस किया उस यात्रा के दौरान उसने। इट टॉट हर अ नंबर ऑफ थिंग्स, उस यात्रा से लेखिका ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। सी वॉज वंडरस्ट्रॉक एट द ब्यूटी ऑफ द अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका की ब्यूटी को देखकर वो काफ़ी स्तब्ध हो गई थी, काफ़ी अवाक हैरान हो गई थी, वंडरस्ट्रक हो गई थी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो अंटार्कटिका है वो वहीं से हमको ये पता लग सकता है कि हमारे जो अर्थ का एग्जिस्टेंस क्या है, इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसको जानने के लिए लोग अंटार्कटिका की यात्रा करते हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर स्टूडेंट्स जो कि रिट्रीट हो रहे हैं, जो आइस सेल्स हैं वो कोलैप्स हो रही हैं, यानी ग्लेशियरों का घटने का रीज़न क्या है, बर्फ़ की परतों का टूटने का, मेल्ट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि अर्थ के ऊपर काफ़ी पोल्यूशन बढ़ गया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया है ज़्यादा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो राइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं। ओके, तो वहाँ से पता लगता है कि हमारी अर्थ कितनी मुसीबत में है, कितना पोल्यूशन बढ़ गया है। तो वहाँ पर जाकर लेखिका काफ़ी हैरान हो गई थी, उसने देखा कि इसका जो आइसोलेशन है, जो इमेंसिटी, इतनी विशालता, इतनी अनंतता उस जगह की, उसको देखकर काफ़ी हैरान हुई, और वहाँ की जर्नी का एक्सपीरियंस लेखिका का बहुत अच्छा रहा, बहुत उसने उस एक्सपीरियंस का एंजॉय किया स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को अपने अर्थ के लिए अवेयर किया कि कैसे वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को यानी कि पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, और किस प्रकार से अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं, आने वाली जो जनरेशन है उनको वो एक बहुत ही अच्छा स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण वो प्रदान कर सकते हैं। ओके, तो बहुत कुछ सीखने को स्टूडेंट्स इसमें मिला है, तो आशा करता हूँ आपको कंप्लीटली समझ आएगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसी चैप्टर के जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।